हेलो। हेलो। बेटा आवाज आ रही है? तरह चेतना। Yes, sir. बच्चे आज हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे। आ, एक जी बेटा जी। तो पहले थोड़ा बहुत चीजें जान लेते हैं कि फाइनल अकाउंट्स है क्या। देखिए, जब फाइनल अकाउंट की बात होती है तो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो पार्ट है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे आखिरी चीज जो है हमारे फाइनल अकाउंट्स है। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करी जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आखिरी चीज बनाने की बात आएगी तो वो फाइनल अकाउंट आएगी। तो इस फाइनल अकाउंट से पहले हमें एक चीज जाननी है, वो क्या है? वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आप साथ साथ में लिखिएगा इसे, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए बेटा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जब स्टार्ट हुआ था अकाउंटिंग, तो उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग का जो पहला पार्ट होता है वो होता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है भी या नहीं है। और अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो फिर उसके बाद हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हम उसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप था वो स्टेप था आइडेंटिफाई करना। ठीक है जी, क्या था? आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा स्टेप जो था ना वो था कि जब आपने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया कि फाइनेंशियल है, हाँ जी पैसे का लेन देन हो रहा है, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हो तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे बेटा? उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम लोग मेजर करेंगे। मेजर, या आप लिखिए मेजरिंग देम। मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स। मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स। ये दो चीजें थी जो कि अकाउंटिंग में अब तक जो हम पढ़ रहे थे, इन दोनों को करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हमें ना मेजर करके देते थे कि भाई 5,000 का सेल हुआ है या 6,000 का सेल हुआ है, वहां पे बताते थे कि गुड सोल्ड किया गया है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, वो हमें खुद मेजर करना होता है। हमें खुद पता लगाना पड़ता है कि इस ट्रांजेक्शन को हम लिखेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है। तो उसको लिखने के लिए हमें खुद ही इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं और आप मुझे क्लियर करेंगे कि मैं आपसे अगर बोलूं कि बेटा पता है, अगर हमारे जो ऑनर है, जो बिजनेस का ऑनर है, हम उसके अकाउंटेंट है, वो हमें आके कहता है कि देखिए भाई, आप ना हमारे ना ये छठ पूजा की वजह से शॉप बंद थी और उसकी वजह से मेरा 2,000 का नुकसान हो गया, वो आप अपने हिसाब किताब में लिखिए, खर्चे में दिखाइए, जिसकी वजह से टैक्स कम बनेगा मेरा। तो एज एन अकाउंटेंट मैं बोलूंगा ठीक है सर, मैं दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आप बताइए, पहली बात तो ये कि इसको मनी में मेजर नहीं कर सकते कि 2,000 का नुकसान हुआ है, 5,000 का नुकसान हुआ है, 6,000 का नुकसान हुआ है, या हुआ ही नहीं। हो सकता था ग्राहक आते या नहीं आते। तो ट्रांजेक्शन्स नहीं है, दो पार्टियां इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसको मनी में हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो बेटा इसको हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। हम ये ऑनर को समझाएंगे कि ये चीज रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वो मान जाएगा। तो हमें क्या है, अगर उन्होंने बोला जी हमने बिल्डिंग खरीदी है, अब तो लिख सकते हो, मैं बोलूंगा हाँ जी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए वो बिल्डिंग कितने रुपए की खरीदी है, उसको मेजर भी करेंगे। ठीक है, तो मनी में मेजर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर उसने बोला एक बिल्डिंग खरीदी, उसने बोला कि भाई 500 गज का एक प्लॉट खरीदा, उसने बोला 500 मीटर का कोई सामान खरीदा, तो मीटर में बोलता है तभी भी हमें मेजर करना है।
उसने गज में बताया तब भी हम उसे मनी में कन्वर्ट करेंगे, उसने फीट में बताया तब भी, केजी में बताता है तब भी। तो हमारा क्या काम है कि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो उसे पहले मनी में मेजर किया जाए। और ये मेजर करने का तरीका क्या है कि वो जो बिलिंग होती है, वो मनी में ही होती है, तो वो हम ले लेते हैं उनसे और उसके बाद हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो कि ट्रांजेक्शन्स हमें अब तक मिल गए थे तो हमें कहीं दिक्कत होती नहीं थी। उसके बाद हमारे साथ क्या होता है जी, देखिए उसके बाद क्या होता है कि हम ये मेजर करने के बाद हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा सर, रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करते थे आप? बेटा इन सभी चीजों को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, स्टेप 4, उसके बाद जर्नल के बाद हम इसे क्लासिफाई करते थे। क्लासिफाई कहाँ करते हैं सर? उसे बेटा हम लोग क्लासिफाई करते थे लेजर में। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं इसी का ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग बनाते हैं बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है, ये अकाउंटिंग हो रही है बेटा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे इसको, ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में लिखिएगा भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये ना चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, छोटी बिजनेस है, किसी की बड़े बिजनेस है, इस प्रोसेस से सभी लोग गुजरते हैं बेटा। ठीक है, सभी लोग, कोई जर्नल स्टोर चला रहा है और वो भी टैक्स भर रहा है, तो ये सारे अकाउंटिंग अगर करता है तो ये सारा प्रोसेस उसको फॉलो करना है। रिलायंस कंपनी भी है तो वो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगी। और उसके बाद हम लोग आते हैं जी बैलेंस शीट पे। उसके बाद किस पे आते हैं सर? उसके बाद आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए तो ये रिकॉर्डिंग के प्रोसेस हैं सारे के सारे, ये क्या सबके थे? ये हमारे रिकॉर्डिंग के प्रोसेस है। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस के बाद ये जो आखिरी प्रोसेस है ये वाला, इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं बेटा फाइनल अकाउंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में। बताइए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है? तो मैं आगे बढ़ूं, बोलिए बच्चे। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है चैप्टर कौन भाई। सा करा रहे हो आप? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला 18, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट या फिर विद? विदाउट, नहीं विदाउट एडजस्टमेंट, अभी तो उसके बेसिक चीजें बताऊंगा मैं आपको सिर्फ। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है। तो पहले चीज तो आपको ये सामने सामने दिख रही है कि भाई देखिए, जब हम लोग ना लेजर या जर्नल बना रहे थे, अगर आप इसको सही से देखें तो जब हम लोग जर्नल बना रहे थे तो हमने क्या करा था, ऊपर से इंफॉर्मेशन लिया था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर मेजर था, उसकी वैल्यू थी, तो हमने जर्नल किया। जर्नल के लिए, लेजर के लिए हमें जर्नल का सपोर्ट मिला, ट्रायल बैलेंस के लिए हमें लेजर का सपोर्ट मिला। यहाँ तक तो हम काम कर चुके हैं। तो जब हम लोग ट्रेडिंग पे जाएंगे तो हमें किसका सपोर्ट मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा, इसका मिलेगा ट्रायल बैलेंस का सपोर्ट। और पीएनएल अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए। और बैलेंस शीट पे जब जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग, इन तीनों का सपोर्ट हमें चाहिए होता है। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का भी सपोर्ट चाहिए होता है बैलेंस शीट में। तो पहला स्टेप है आज का हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानना। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट के हम लोग जाने, देखिए हुआ क्या कि जितने भी ट्रांजेक्शन थे बेटा, जितने भी ट्रांजेक्शन या जितने भी अकाउंट्स थे, उसको उन्होंने ना, सारे अकाउंट्स को हम लोगों ने कहाँ रिकॉर्ड किया था? हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था ट्रेडिंग अकाउंट में। और इन्हीं, इस जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने अकाउंट है ना, इसी को क्लासिफाई किया जा रहा है, ध्यान से समझेंगे,
इसी के लिए हमने इसमें जितने अकाउंट आए हैं इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। तो ध्यान रखेंगे जो चीज ट्रायल बैलेंस से उठा के जिस चीज को हम ट्रेडिंग में डालेंगे वो ट्रेडिंग में ही जाएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाता है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। यानी ट्रायल बैलेंस के 3 पार्ट होने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस से चीजों को 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा, और एक चीज जो है वो बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगी। तो 3 चीजें हैं जिसमें से बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी की चीजें चली जाएंगी और इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ट्रेडिंग और पीएनएल में जाएंगी। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंसेस से जितने भी इनकम ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ एक होता है, वो होता है सेल्स। वो इनकम आपके ट्रेडिंग में जाएगी और इसके अलावा जितनी भी इनकम होती है अदर इनकम्स जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो अदर इनकम को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग इसका पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आइए भाई हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएं। लीजिए, तो ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कि कंपनी ना 2 तरीके की प्रॉफिट में डील करती है, 2 तरीके के प्रॉफिट के बारे में बात करती है कोई भी कंपनी। सर 2 तरह की प्रॉफिट, देखिए एक प्रॉफिट होता है ग्रॉस, ठीक है सर। एक कौन सा प्रॉफिट है, एक प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है बेटा, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का फर्क ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या करता है कि जिस भी आइटम को आपने बेचा है उसके ओवरऑल के हिसाब से बस प्रॉफिट और लॉस निकाल के बैठ जाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करते हम लोग। ये ग्रॉस प्रॉफिट की खराबी है। और लेकिन नेट प्रॉफिट क्या करता है, उसकी अच्छी चीज क्या है कि वो सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है, वो होता है नेट प्रॉफिट हमारा। चलिए, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट मैं आपको बना रहा हूँ, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। ये थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, आइए साहब, देखिए यहाँ पे इस बात का ख्याल रखेंगे, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, यहीं पे यही पर्टिकुलर है, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात का बस ये इस बात का ख्याल रखेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना ये फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन पूरे 1 साल की लिखी जा रही है, लेकिन ये बनाया कब जाता है बेटा, ये एंड में बनाया जाता है। एंडेड ऑन कोई डेट होती है, जैसे 31 मार्च होता है जनरली साल का एंड, तो 31 मार्च में ही ये बनाते हैं हम लोग। लेकिन इसमें लिखते क्या हम लोग, इसे लिखते हैं बेटा हम लोग फॉर द ईयर। क्या लिख रहे होते हैं हम लोग इसमें, फॉर द ईयर लिख रहे होते हैं। क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पूरे साल की ही होती है, सिर्फ एक दिन को इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी वजह से इसके अंदर डेट का कॉलम नहीं है, कि डेट के कॉलम से क्या होता है कि आपको डेट वाइज इसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना लिखने थे जो डेट का कॉलम आपको डालना पड़ेगा। इसमें पूरे साल की चीजें लिखनी है, ये एक तरीके की समरी है पूरे साल की। अगर मैं इसमें परचेज लिखने वाला हूँ तो पूरे 1 साल में जो परचेज हुआ है वो लिखूंगा। सेल्स अगर मैं इसमें रिकॉर्ड करूंगा तो पूरे 1 साल के सेल्स जितना भी है वो सब लिखने वाला हूँ। एक दिन का सेल्स इसमें नहीं आएगा, एक दिन का कोई परचेज नहीं आएगा, कोई डेट स्पेसिफिक डेट की कोई चीजें नहीं आएंगी। पूरे साल के ट्रांजैक्शन में जो परचेज हुआ है, जो सेल हुआ है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम लोग इसमें लिखेंगे उस एक्सपेंसेस को पूरे साल की ही इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। तो ये वाली जो साइड है पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है बेटा, ये इनकम की साइड है। और इनकम में सिर्फ एक ही इनकम को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का क्या पहचान है बेटा, ऑपरेटिंग इनकम में सिर्फ एक ही चीज आती है बेटा, और वो क्या है, ऑपरेटिंग इनकम की जो चीज है वो एक है और उसकी पहचान है, वो है सेल्स। अगर आपको सेल्स पूरे 1 साल का दे रखा है और पूरे साल का आपके पास अगर कोई सेल्स रिटर्न है, अगर है, ठीक है, अगर किसी तरीके का भी सेल्स रिटर्न आपके पास है, 1 दिन का, 5 दिन का, साल के दौरान जो भी सेल्स रिटर्न हुआ है, तो बेटा वो पूरा सेल्स रिटर्न आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, ये पूरा सेल्स रिटर्न आप लिखेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को आप यहाँ लिखेंगे। ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, सेल्स 1 दिन का नहीं आएगा,
एक महीने का नहीं आएगा, पूरे एक साल का सेल्स होगा। एक साल में जितने बार भी सेल्स रिटर्न हुआ है सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा पूरा एक साल? बेटा जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है ना, वो आप देखो लेजर से आया है, और लेजर में हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते थे। तो वहां से जो सेल्स ट्रायल बैलेंस में गया वो पूरे एक साल का सेल्स गया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और जो सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो भी पूरे एक साल का है। तो हमने यहाँ पे सेल्स लिख देते हैं, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो इधर जो ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट साइड है, ये दो चीजें जा रही हैं, और दो चीजों में एक क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक की अगर किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में आपके पास दो, इसमें दो बातें बताई गई आपके क्लोजिंग स्टॉक के लिए, मतलब दो वैल्यू दी गई है। एक अगर आपकी मार्केट वैल्यू है, और एक आपकी बुक वैल्यू है, या कॉस्ट प्राइस जो भी कह लीजिए, बुक वैल्यू, कोई सी भी दो वैल्यूज हों, तो आप हमेशा उस वैल्यू को लिखेंगे जो लोअर होगी। कौन सी वैल्यू को लिखेंगे बेटा? जो कम वाली वैल्यू है, आप हमेशा उसी वैल्यू को लिखिएगा। समझ में आई बात आपको इतनी? ये दो इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है बेटा, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो वैल्यू दे रखी हो, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, तो आप हमेशा कौन सी वाली वैल्यू लेंगे? जो उसमें से कम होगी। बताइए बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब आइए डेबिट साइड में। तो सर डेबिट में क्या होगा? बच्चे डेबिट साइड में हमारे पास, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी, डेबिट में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक। तो एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रही है, पहले से है, तो ऑब्वियस सी बात उसके पास कुछ स्टॉक तो दुकान के अंदर होगा ही होगा, तो उस स्टॉक को आप लिख लीजिएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से परचेजेस लिखना है। ये कहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है बेटा? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होंगी। तो परचेजेस की आप यहाँ वैल्यू लिख लीजिए। पूरे साल में जितने भी परचेजेस रिटर्न है, यहाँ पे जितने भी परचेजेस रिटर्न हैं आपके, उसको आप माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, परचेजेस रिटर्न को आप माइनस करेंगे, और जो वैल्यू आएगी आपकी उसको आप लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये दो बातें हो गई, और ये सारी चीजें आपके ट्रायल बैलेंस में है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू गिवन होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया रहता है, परचेजेस गिवन होता है, सेल्स रहता है, सेल्स रिटर्न रहता है, परचेज रिटर्न रहता है। सर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता है। एक आध ऐसी सिचुएशन है, अगर क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक दे दिया जाए ट्रायल बैलेंस में, तो उसका क्या होगा उसको हम बाद में डील करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। आपको मैं साफ साफ बताऊं तो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने ना 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का सामान खरीदा, 90,000 का बेच दिया, तो आप मुझे बताइए कितने का स्टॉक बच गया? बता सकते हैं? 1 लाख का सामान खरीदा, 90,000 का सामान उसमें से जो खरीदा था उसमें से 90,000 का सेल कर चुका हूं, तो कितने का स्टॉक बच गया बेटा? Sir, 10,000 उसमें से जो खरीदा था और जो पहले का था वो। हाँ, तो वो 10,000 बच गया ना। सबसे पहले तो हम ये मानेंगे कि 10,000 बच गया होगा, Yes, ये sir. 1 लाख में से। तो ये जो 10,000 बच गया, क्या इसकी कोई ट्रांजैक्शन होती है क्या? कोई लेन देन हुआ क्या? No, ये sir. इवेंट्स है, ये डिफरेंस करके निकाल के आया है ये वैल्यू। समझ गए मेरी बात को? ओपनिंग स्टॉक की तो एंट्री होती है, पिछले साल की वैल्यू को इस साल में लिखने की एक जर्नल एंट्री होती है, जिसे कहते हैं ओपनिंग एंट्री हम लोग। ठीक है। Yes, sir. तो ये बात को आपको समझना है कि ट्रायल बैलेंस में इस वजह से नहीं होता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए एंट्री होना जरूरी है। और एंट्री कैसे आएगा बेटा? जब जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा। जर्नल लेजर से तो ट्रायल बैलेंस बनना है। तो ओपनिंग परचेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन में देंगे तो उसका क्या सोल्यूशन होगा मैं बाद में सिखाऊंगा। अब देखिए,
ट्रेडिंग अकाउंट में एक एक्स्ट्रा चीज आने वाली है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सीखना है, और मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, तो इतनी वैल्यू होगी, इससे ज्यादा वैल्यू आपके पास नहीं आती है। ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही होगी कि डेबिट साइड में चीजें बता दी मैंने आपको क्या क्या आएंगी, क्रेडिट साइड की भी वैल्यू आपको मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का अगर डिफरेंस निकाला जाए और क्रेडिट साइड आपका मान लेते हैं कि ज्यादा आ जाए, क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ जाए, तो इस केस में आपका डिफरेंस आ जाएगा डेबिट साइड में। ये जो डिफरेंस आएगा बेटा, ये जो डिफरेंस आएगा ना, इसको आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहोगे। ये जो डिफरेंस आएगा बच्चे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। और किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो जाए कि आपका डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, तब आपका आंसर क्रेडिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड में जब आएगा तो वो किस नाम से आएगा, ग्रॉस लॉस। तो इसको हम लोग देख लेंगे, अभी आपको याद करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास जनरली हम मान के चलते हैं कि कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट होगा ही। चलिए, अगर फिर भी मान लेते हैं कि भाई डेबिट साइड ज्यादा आ जाए किसी वजह से, तो क्रेडिट साइड में आप क्या जाके लिख देंगे, डिफरेंस में यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा आपको ग्रॉस लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो सारे पॉइंट्स तो आपको क्लियर हो गए, एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा, और वो पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना? हाँ बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ये लीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कई सारी पॉइंट्स आते हैं बच्चे। पहला चीज, जब सामान को आप, जैसे मेरा मेरा जो है ना फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है भाई लुधियाना में, और वो ना शर्ट बनाती है, तो वो क्या करती है, जो कपड़े है ना वो लेके आती है गुजरात से, सूरत से, और धागे वगैरह जो हैं वो लुधियाना में ही खरीद लेते हैं हम लोग, लेकिन बटन वगैरह हम लोग दिल्ली से मंगवाते हैं। अब एक बात सोचो कि अगर मैं लुधियाना से कपड़े लाऊंगा तो भाई साहब ऐसे उड़ के तो खुद आने नहीं है, ट्रक व्रक में भर के लाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट में डलवाना पड़ेगा, और वो भी एक दुकान एक फैक्ट्री से नहीं, कई 4-5 फैक्ट्री ऐसे ली है, तो फैक्ट्री से बाहर निकलवाना, मजदूर उसके लिए भी लगेंगे, और फिर वो पैकिंग वैकिंग होगी, कार्टन में पैक होगा, उसके बाद जाके ट्रक में जाएगा, अब फिर वहां से माल लुधियाना तक आएगा। फिर इसी तरीके से जो भी मटेरियल मैं बाहर से लाऊंगा तो इसी प्रोसेस से ही गुजरेगा वो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की कहानी ये है कि अगर कोई भी आपके गोडाउन तक पहुंचने से पहले, ठीक है, आपके स्पेस तक पहुंचने से पहले, आपके कारखाने में मैन्युफैक्चरिंग में होने से, मैन्युफैक्चरिंग तक हो रहे हैं, तो वो सारे खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। फिर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जितने एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। ठीक है, अब वो उसको सेल करने के आपने काबिल बना लिया, अब आप अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल रहे हैं, तो फैक्ट्री तक के जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फैक्ट्री के बाद वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये हमारा जो है, मान लेते हैं कि ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है जी, और हमारे यहाँ पे ना एक शोरूम भी है, हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ना एक शोरूम है और एक हमारे पास फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री हो गई जी, और ये हमारा शोरूम है। अब यहाँ से जब फैक्ट्री में सामान आता है तो अलग अलग शहरों से कपड़े ला रहे हैं हम लोग, अलग अलग शहरों से आते हैं भाई, सिर्फ एक जगह से थोड़ी ना आ रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। फिर यहाँ बनता है, बनने के बाद हम ना यहाँ पे भेजते हैं शोरूम में, और उसके बाद ये सेल होता है, शोरूम से फिर बाहर निकल जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है। हमारे शोरूम्स भी अलग अलग होंगे, कई सारे 2-3 जगह है। तो बेटा आपको इतना याद रखना है, देखिए मैं जो बात आपको निशान लगवा रहा हूँ, जो पॉइंट उस पर आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये फैक्ट्री तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इससे पहले वाले जितने भी एक्सपेंसेस है, यहाँ से लेके शुरुआत से लेके एंड तक के, यहाँ तक के फैक्ट्री तक के जो एक्सपेंसेस हैं बच्चे, उसे हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताइए, क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, और बच्चे यहाँ से लेकर एंड तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के जो खर्चे हैं वो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये अब समझ तो बात तो आ गई हमें समझ में कि सर डायरेक्ट कौन से हैं।
यहाँ तक के डायरेक्ट है, फैक्ट्री तक के जो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके बाद जब निकलेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कैसे पहचाने सर कि फैक्ट्री वाले खर्चे हैं या शोरूम वाले खर्चे हैं, या हम पहचानेंगे कैसे? पहचान क्या है उसकी? तो उसकी पहचान है उसके मीनिंग से आपको चीजों को समझना है बेटा, कुछ अलग नहीं लिखा रहेगा, बस उसकी मीनिंग से आपको चीजों को समझना है। जैसे मैं आपको कुछ ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो पहला हम लिख रहे हैं बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज है हमारे पास वेजेस, मजदूरी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपके सामने लिखा कैरेज। सर लिखिएगा बेटा, ये बहुत जरूरी है इसके लिए। कैरेज कई बार ये लिखा रहेगा कैरेज इनवर्ड, ऐसे लिखा रहेगा बेटा, ठीक है, कैरेज इनवर्ड। कई बार यही चीज रहेगी ऐसे करके फ्रेट। और तो सैलरी भी इसी में आएगी क्या फिर वेजेस के साथ? अभी बात करते हैं, सैलरी मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया है, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड। और जो जो मैं लिखवाऊंगा इसमें कोई सवाल किसी तरीके का होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। फिर है बेटा लिब्रिकेंट, लिब्रिकेंट ऑयल। उसके बाद आप लिखिए पैकिंग, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। जब हम सामान खरीदते हैं कहीं से, अब लुधियाना से आ रहा है तो भाई खुला हुआ थोड़ी ना आ जाएगा, वो तो खरीदा है हमने तो ऑब्वियस सी बात है पैक वैक होके आएगा यहाँ पे। आपने बड़े बड़े जा गए होंगे मार्केटों में, देखा होगा कार्टून से पैकिंग हो रही है कोई बहुत सारे, मतलब आप होलसेल मार्केट में कभी जाएंगे तो बस दुकानों के बाहर पैकिंग होती हुई दिखेगी माल, अगर बाहर जाता है तो वेजेस है बेटा, कैरेज है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, लिब्रिकेंट, ऑयल, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस किसी तरीके का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद आइए फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री के लिए आप रेंट दे रहे होंगे, फैक्ट्री रेंट, ठीक है। अब यहां तक के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। इसके बाद और आइए, इसके बाद आप लिखिए फैक्ट्री रेंट के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी हो गया, फैक्ट्री रेंट भी हो गया। हाँ आपने बोला कि सर वेजेस है, तो वेजेस एंड जो सैलरी है क्या वो यहाँ ही आएगा? बेटा अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी लिखी हुई है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया सैलरी है, तो बेटा सैलरी इसमें नहीं आता। अगर लिख रखा है कि क्वेश्चन में कि सैलरी एंड वेजेस है, एंड वेजेस है, तो बेटा सैलरी एंड वेजेस ये दोनों इसके पार्ट नहीं है, ये बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है, कि ये वाला पार्ट ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैं लूंगा अभी, आपको क्यों नहीं होता है ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता भी दूंगा आपको। उसके बाद आप ले लीजिए भाई पावर, पावर आपका इसी में आएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब मुझे बात बताइए सबसे पहले वेजेस था, मजदूरी, तो सर आपने मजदूरी को यहीं पे क्यों लिया? अब अच्छा बेटा एक बात बताओ, मुझे आपका जवाब चाहिए कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां पे ज्यादातर काम किस तरीके से होता है? मंथली बेसिस होता है या पर पीस के हिसाब से, पर आर के हिसाब से ज्यादा काम होता है? सर पर आर के हिसाब से। पर आर के हिसाब से। जैसे कोई शर्ट की कंपनी है तो बोलेंगे भाई पर पीस ले लो आप, आयरनिंग हो रही है तो पर पीस के हिसाब से होती होगी, कोई कुछ आइटम बन रहा है वहां पे तो पीस के हिसाब से है। सैलरी वगैरह भी दी जाती है, बहुत कम लोग होते हैं, जैसे वहां पे मैनेजर है, वहां पे चौकीदार होगा, तो वहां का रेंट होगा, जैसे जो फैक्ट्री है उसकी रेंट होगी,
अच्छा, और सैलरी में और भी लोग होंगे वहां पे, सुपरवाइजर वगैरह होगा, इसको सैलरी बेस देते होंगे। लेकिन जो वहां पे जनरली मजदूर होते हैं ना फैक्ट्रियों में, जो किसी भी टाइप की फैक्ट्री है, इंजीनियर को छोड़ के, तो वहां पे जो मजदूर है उनको ना पर आवर्स पर डे किस हिसाब से इस टाइप से काम देते हैं। तो वेजेस यही का पार्ट होता है। अब बात होती है कि सर वेजेस एंड सैलरी अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब इस जगह पे वेजेस का पोर्शन ज्यादा है, अकाउंट्स की नहीं कॉम्बिनेशन है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे आप, कि अगर कहीं पे सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है, समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर क्या लिखा हुआ है बेटा, सैलरी एंड वेजेस अगर लिख रखा है, इसका मतलब सैलरी, उसके अंदर वो जो कॉम्बिनेशन है, दो आइटम है, एक सैलरी और वेजेस है, तो सैलरी की वैल्यू बहुत ज्यादा रही होगी कंपैरिजनली वेजेस के, इसलिए पहले सैलरी उसके बाद वेजेस लिखा गया है। स्पष्ट समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? यस सर। और अगर मैंने बोला वेजेस एंड सैलरी, इसका क्या मतलब है कि सर वेजेस जो है, इसका मतलब हमें पहले वाला वर्ड देखना है, जो पहले वाला वर्ड लिखे है वो कंसीडर करना है। हाँ ये आपको कॉमन सेंस बता रहा हूँ आपको, कि वेजेस अगर है तो इसका मतलब कि जहां पे वेजेस का पोर्शन बहुत ज्यादा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फैक्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और अगर सैलरी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सैलरी वाले पास ही, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वगैरह, ऑफिस वगैरह में जो होता होगा, या शोरूम्स वगैरह में, वहां पे ऐसा चल रहा हो। ठीक है, यस सर। तो हमें समझ में आई, ये सारी बातें क्लियर हो गई यस सर। है ना। और बाकी जैसे कैरेज है, फ्रेट है, ये तो सब लाने लाने और ले जाने के खर्चे हैं बेटा, ये तो सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। ठीक है, एक मिनट। सर रॉयल्टी क्या होता है? जी, रॉयल्टी क्या होती है कि कुछ जगहों पे, जैसे ये बुक्स है, जैसे आप डीके गोयल की बुक्स यूज करते हैं, तो जो राइटर है ना बेटा, इन राइटर ने एक बार लिख लिया बुक को, और उसके बाद पब्लिकेशन जो है इसे बेच रही है। ठीक है, तो राइटर को ना एक अमाउंट दिया जाता है, एक बार मोटा पैसा सैलरी नहीं देते वो लोग, वो क्या करते हैं, पर बुक के हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि भाई हर बार आपको इतना पैसा, इतना प्रोडक्शन होगा या इतना सेल होगा तो उसमें आपको इतना पैसा देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ कि पर आइटम के हिसाब से हमने एक एक्सपेंसेस जोड़ रखा है कि इतना तो मुझे उसके ऑथर को देना है। और ज्यादातर बड़े ऑथर जो होते हैं उन्हें रॉयल्टी ही मिलती है बेटा, समझ रहे हैं, यस सर। उनको ज्यादातर क्या होता है, रॉयल्टी मिलती है। अब जैसे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि मान ली कोई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, तो अगर रॉयल्टी है तो हम उसको किस में मानेंगे, हम रॉयल्टी को बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट मानते हैं, क्योंकि हमें वो क्लियर है बिल्कुल कि भाई पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, इसमें अलावा हमारे पास अभी जैसे हम लोग बात करें पावर है, एक है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस ये क्या होता है कि भाई जैसे सामान हमारा इंपोर्ट हुआ है और वो शिपिंग के थ्रू आ रहा है, पानी के जहाज के थ्रू, तो वहां पे जब सामान रहता है 2 दिन 3 दिन जो भी रहता है, तो उसमें कुछ चार्जेस लेते हैं वो लोग। ठीक है, इम- तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डॉक चार्जेस कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया। अब आइए हम ना ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़े। तो ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आपकी बुक में देखिएगा कौन सा क्वेश्चन, एक बार रीड करके दिखाए मुझे। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैं वो लिख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट चाहिए। ऊपर का लिख लिया था आपने? यस सर। ठीक है, सर्टन। जी बेटा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन एक करवाता हूँ।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने। जी ये ले लेते हैं, ये आ गया जी। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। और इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास परचेजेस है, सेल्स है, वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है और कैरेज आउटवर्ड है। आप लिस्ट अगर उठा के देखेंगे तो मैंने कैरेज आउटवर्ड नहीं लिखवाया है, मैंने सिर्फ कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड लिखा। आउटवर्ड मतलब सामान को ले जाने के खर्चे, और सामान ले जाना मतलब फैक्ट्री से ले जाना है, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया। उसके बाद आइए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इन्होंने तो साफ साफ बताया भाई मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके खर्चे हैं। फिर परचेज रिटर्न है जो कि आपको परचेजेस में से माइनस करना है। सेल्स रिटर्न है, सेल्स में से माइनस करने हैं। गैस, फ्यूल, पावर, लिब्रिकेंट वगैरह ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। डॉक चार्जेस डायरेक्ट है। फैक्ट्री की लाइटिंग वगैरह के खर्चे हैं, ये भी डायरेक्ट है। ऑफिस की लाइटिंग है, ऑफिस से हमें बन बोला था फैक्ट्री तक के खर्चे को हम डायरेक्ट कहते हैं, फैक्ट्री के बाद जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए, ट्रायल बैलेंस, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना बेटा, ये ट्रायल बैलेंस है एक तरीके से, जो अंदर दिए हुआ है ये ट्रायल बैलेंस है। और क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है इन्होंने आपको। और अच्छी बात ये कि एक ही वैल्यू दी है, अगर दो दिया होता तो ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें से जो सबसे कम वाली वैल्यू थी उसको हम लोग कंसीडर करते। बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चल लेंगे, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो। यस सर, समझ आ गया। आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे? सर एक आप करा दो, फिर आगे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेट की तरफ चलना है, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा उस पर काम करना है। ठीक है, आइए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सबसे पहले लिख लेना है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। एक यहाँ पे आप लिख लेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको फॉर्मेट के हिसाब से बताया, तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक। सर ठीक है, स्क्रीन से कोई क्वेश्चन हटा दो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। जी बेटा, आप ट्रेडिंग पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लीजिए, और ट्रेडिंग के जस्ट नीचे फॉर द ईयर जरूर लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मेट बनाएंगे, और जब भी आपको फॉर्मेट बनाने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट का लिखेंगे तो वहीं पे आपको फॉर द ईयर भी लिखना होगा। अब आइए, ओपनिंग स्टॉक लिख लिया जी। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है परचेजेस। अच्छा, ये चीज तो मुझे हमेशा पता है कि ऐसा ही होना है, हमेशा परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट के बाद अगर कोई परचेजेस रिटर्न है मेरे पास किसी भी तरीके का, तो मैं यहाँ पे परचेजेस रिटर्न लिख लूंगा। क्वेश्चन में गिवन होता है, हमें ज्यादा मेहनत करनी है नहीं। हाँ, किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं होनी है इसमें। परचेजेस रिटर्न सब कुछ दे रखा है बेटा। ठीक है, उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसके नाम हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हमने देखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन में हमने देखा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट है। वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है ना। एक है बेटा वेजेस, एक है हमारे पास कैरेज इनवर्ड, एक है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद है गैस, फ्यूल। ठीक है, उसके बाद है डॉक चार्जेस, उसके बाद है फैक्ट्री की लाइटिंग, है ना। ऑफिस लाइटिंग हम लोग नहीं लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तो हम लोगों ने ले ही लिया। अच्छा जी, तो आइए, इस सारे लिस्ट जो है इसको आपने लिखना है बिल्कुल ईमानदारी से, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई मिस जो होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक भी वैल्यू को अगर आप छोड़ देते हैं ना तो गलत हो जाएगा।
तो आप आइए बेटा, आपके पास आएगा यहाँ पे वेजेस, उसके बाद आप क्या लिखेंगे बेटा, उसके बाद लिखेंगे आप कैरेज, कैरेज इनवर्ड, ठीक है बेटा, कैरेज इनवर्ड हो गया। सर डायरेक्ट उसके एक्सपेंसेस हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट नहीं बेटा, डेबिट साइड। यस ये सर, सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं? पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको भी डेबिट साइड ही लिखते हैं, ओके सर। लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस बताऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ओके सर। ठीक है। गैस, फ्यूल, गैस फ्यूल पावर जो भी होगा यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद आएंगे बेटा डॉक चार्जेस पे, फिर आएंगे बच्चे फैक्ट्री लाइटिंग पे, फैक्ट्री लाइटिंग, बताइए। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, हमने दो एक्सपेंसेस छोड़ दिए ना, इस सबके आगे आप अकाउंट लगा लीजिएगा, कुछ भी ऐसी जगह मत छोड़िएगा जिसमें अकाउंट ना लगाए, हर जगह पे आप अकाउंट लगा लीजिए। ये सारे अकाउंट थे जिसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ से आया है सारा, सब कुछ ट्रायल बैलेंस से आया, इन सभी की आपको वैल्यू लिखनी है, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब दूसरे साइड हमने क्या करना है सर, दूसरे साइड बहुत सिंपल है, दूसरे साइड हमने वैल्यू लिखी नहीं अभी, दूसरे साइड बेटा हमने सेल्स लिख देना है। सेल्स के बाद अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी, तो क्वेश्चन में जैसा होगा देख लेंगे, सेल्स रिटर्न। सर क्वेश्चन में गैस, फ्यूल और पावर तीनों एक साथ दिए हुए हैं। एक साथ ही है बेटा, वो एक नाम मतलब छोटे छोटे आइटम रहे होंगे, जोड़ के उन्होंने दे दिया। अकाउंटिंग की सबसे अच्छी चीज है ना कि आप सबसे पहले तो अलग लिखेंगे हर एक आइटम को, लेकिन मान लीजिए कि भाई जैसे आप अपने खर्चे लिख रहे हैं, मैं बोलूं यार आप ना बेटा अपने खर्चे लिखा करो, तो आप रोज के जो खाने पीने के खर्चे हैं आप लिख रहे हो, आप सब चीजों के खर्चे लिख रहे हो, लेकिन जब आप पेन लेते हो, पेंसिल लेते हो तो 2 रुपए 3 रुपए की है, तो आपने सोचा कि नहीं सबको अलग दिखाऊंगा, मम्मी पापा को बताऊंगा देखो पेन पे कितना खर्च किया मैंने और पेंसिल पे कितने खर्च किए, तो आपने अलग अलग लिख दिया। कुछ लोग क्या करेंगे, पेन एंड पेंसिल करके दिखा देंगे, एंड करके लगा देंगे उसको, ये कॉमा करके दिखा देंगे, तो बस वही किया गया यहाँ पे भी। ओके। चलिए जी, ये क्लियर है आपको, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, परचेजेस की जब वैल्यू आप लिखेंगे तो कोशिश कीजिएगा अंदर लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, परचेजेस की, और उसके बाद टोटल करके बाहर लिखना है। तो आप मुझे सबसे पहले तो इन सब की वैल्यूज बताएं, आप सबके पास बुक में है क्वेश्चन, यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपके सामने या ऐसे कर देता हूँ, चाहिए खुद दिखता भी रहे और मुझे भी दिखता रहे, नहीं दिखेगा ये, चलिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। पहले चलिए जी, अब आप मुझे जो है एक एक करके वैल्यू बताइए, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बता सकते हैं कितना है, बताइए बेटा, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए तो जरा, सर 2,50,000। क्योंकि देखिए मैं ना दूसरे स्क्रीन पे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा है वो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2,50,000। परचेजेस की वैल्यू बताइए बेटा, सर 7 लाख। परचेज रिटर्न बेटा, सर परचेज रिटर्न दिख नहीं रही, वो दूसरी साइड है। ओके ठीक है, सर 22,000। 22,000, थैंक यू बच्चे, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वेजेस बताइए बेटा, सर 2,06,000। 6,000। 2,06,000, 6,000।
6,000 बच्चे, ठीक है। कैरेज की वैल्यू सर 34,000 34, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2,48,000 2,48,000, ठीक है। ये जो 4 है इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये 4 है, मैं ऐसे करके कर देता हूँ, ठीक रहेगा ये। 2,48,000। गैस का बताइए बेटा। एक मिनट हो गया, मैं ना इसको और अच्छा कर ही देता हूँ आपको सामने। चलिए, आप जी, आप बताइए, मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखा दूंगा। बताइए गैस का, बताइए बेटा क्या है। सर 75,000 गैसेस का आपने बोला कि ये है 75,000, ठीक है बच्चे। अब बताइए डॉक चार्जेस 8,000 8,000। फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 96,000, ओके। सेल्स की वैल्यू बताइए बच्ची। 36,000 30 सेल्स ओनली 36,000। सर नहीं 18 सर लाख 18 लाख 18 लाख 18 लाख, हाँ बहुत कम, क्योंकि सेल्स ही एक मेन होता है बिजनेस का, इसी पे सारी चीजें होती हैं। 18 लाख और सेल्स रिटर्न, 36,000 ओके ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, सर 6 लाख हाँ ये बैलेंस शीट के बाहर होती है हमेशा, ठीक है। शायद ही ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको दे रखे होंगे। तो ये हमारे सामने ये वैल्यू आ गई, मैं इसको आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। समझ में आ रही है। यस सर तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसमें आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि कौन सी चीज कहाँ जानी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है आपके पास। ये हो गया जी। और इसके बाद आपने इसको टोटल कर लेंगे। टोटल करने के वक्त आप इसका ख्याल रखना है कि दोनों साइड आपको चेक करनी पड़ेगी, तो दोनों साइड में ज्यादा वाली साइड कौन सी है, कम वाली साइड कौन सी है। तो ज्यादातर चांसेस तो ये है कि सेल्स वाली साइड ज्यादा होती है और डिफरेंस इधर आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा होती है और डिफरेंस जो है क्रेडिट साइड आता है। इसमें एक काम आपको अभी और भी करना है। आप देखिए यहाँ पे परचेजेस पे आइए, परचेजेस 7 लाख और 22,000 माइनस में था, तो ये बेटा ये 6 लाख, आई थिंक ये 88,000 ना, 8290, हाँ 6,88,000 ये बचेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, 18 लाख था, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 17 लाख 64,000 64, थैंक यू, ये 4 नाइस ये लीजिए 64,000 है ना, 17,64,000, इसको भी ऐड कर दें और इस साइड को भी ऐड कर दें आप। तो ये 17 जो है मुझे अभी भी वैसे भी देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा वैल्यू है डेबिट साइड के मुकाबले। तो 17 और 6 ये 23 है ना, 17 और 6 जो है 7 6 13, हाँ 23,64,000 हो गया भाई, 23,64,000। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ये रहा 20 कितना है बेटा, 23,64,000, और ये भी ज्यादा है तो यही वैल्यू को मैं इधर भी लिख रहा हूँ 23,64,000। अब हम डिफरेंस निकालेंगे और इस डिफरेंस का जो डेबिट साइड डिफरेंस दिख रहा है मुझे, आपके हिसाब से क्या आ रहा है आप चेक कर लीजिए, ये मेरे इधर से इधर ही आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे बेटा ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिखता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है, इसी ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से ही हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही नहीं। मुझे बता सकते हैं इसको माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। इस वाले साइड को भी टोटल कर लीजिए, डेबिट वाला कैलकुलेटर निकालिए और इसको भी टोटल कर लीजिए बेटा।
इसको भी टोटल करके मुझे बताइए। 2.5 लाख, 6,88,000, 2,06,000, 34,000, 248, 75,000, 8,000, 9,600। So 7,59,000. अब 23 में से माइनस कर लीजिए उसको। फिर माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद आपने कितना बताया? 7,59,000. 59,000। आंसर चेक कीजिए। कुछ छोड़ा है क्या हमने? एक आधा आइटम छोड़ दिए क्या? एक बार चेक करना तो। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको मुझे रीड करके बताएं। एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे है ओपनिंग परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, डॉक, फैक्ट्री, गैस, फ्यूल। हाँ ठीक है, सारे लिख लिए ना हमने, कोई कुछ रहने तो नहीं दिया हमने? ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए, कितना बताया आपने? So मेरा 7,59,000 आ रहा है. 7,59,000 आ रहा है, ठीक आ रहा होगा आपका। आपने माइनस सही किया है तो बिल्कुल सही आ रहा होगा। अगर हमने सारे आइटम लिख लिए हैं तो एक बार मैं इसको बस मैच कर लेता हूँ, बताइए। ये देखिए, परचेज वेजेस हमने लिख लिया, हाँ जी लिख लिया है। बस इसमें ना यही मुश्किल रहता है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब हो जाएगा। अभी पीएनएल अकाउंट बन, है ना? यस सर. ठीक है, जब हम पीएनएल बनाएंगे ना बेटा, और बड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, काफी बड़े बड़े होते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास परचेजेस, सेल्स, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। आउटवर्ड तो लेना ही नहीं था बेटा। मैन्युफैक्चरिंग हमने लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग 2,48,000, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गैस, फ्यूल, ये भी लिख लिया, डॉक चार्जेस लिख लिया, ऑफिस लाइटिंग वगैरह हमने लिख लिए, ठीक है। चलिए, आपके हिसाब से जो आया है उसको हम लोग दिखा देते हैं। आपके हिसाब से कितना बताया आपने बेटा? So 7,59,000. ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 7,59,000। समझ में आया? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा? ट्रेडिंग अकाउंट आया कहाँ से? तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का जो लास्ट और फाइनल स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं इसको बेटा। फाइनल अकाउंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं इसको। उसके बाद हम लोग आ जाएं तो, हाँ जी, उसके बाद हमने क्या कहा? उसके बाद हमने बनाया कि इसका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये रहा जी ट्रेडिंग अकाउंट, हमने बनाया इसका ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग आ गए इसके, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने फॉर्मेट लिखा ओपनिंग का, परचेजेस का, परचेज रिटर्न का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और ये सारे इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो चीजें, जिन चीजों पे पहुंचे वो था कि भाई हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। ये मेन चीज थी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने बात करी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस तक के जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद के जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। फिर हम और आगे बढ़े, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ लिस्ट ली हमने, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड, लिब्रिकेंट, ऑयल, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री रेंट। ये सारी चीजें इसी के अंदर आ गई बेटा। इसमें बस हमने ये ध्यान रखा है कि वेजेस एंड सैलरी तो हम लोग लेंगे, सैलरी ओनली अगर सैलरी लिखा हुआ हो तो इसमें नहीं आएगा, और वेज बाद में हो सैलरी पहले हो तो वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। पावर आ जाएगा, डॉक चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई बात यहाँ तक की? Yes sir. चलिए, तो आज के लिए हम इतनी रखते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में यही कोशिश करूंगा कि भाई टाइम थोड़ा कम लगे। उसके लिए क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस के हम लोग, स्टूडेंट है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग बना के रखेंगे पहले से ही बेटा। ठीक है, Yes sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बेटा। Bye sir. बाय सर। बाय बच्चे।